Hello everyone. Today we are going to study class 8 science chapter 4 that is combustion and flame. आज हम पढ़ेंगे कि combustion and flame क्या होता है. बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. माय क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा. सो मैं चाहूंगी कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड जो आपके आंसर्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम. सो व्हाट इज कंबशन एंड फ्लेम. सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है. क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि देखिए, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में अलग अलग तरीके के फ्यूल्स यूज करते हैं. अपने घर में, अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए. तो वो जो अलग अलग फ्यूल्स हैं उनके कुछ नाम हैं जिनसे हम पहले से ही हमें उनके बारे में पता है. बहुत टाइम पहले से एंशियंट टाइम में एक फ्यूल यूज किया जाता था, वो होता था काउ डंग. एंशियंट टाइम से ही यूज किया जा रहा है और उसे ट्रेडिशनल जो अगर हम बोले कि मेथड्स जो फ्यूल्स को यूज करने के थे वो थे काउ डंग. उसके बाद हमने वुड को यूज करना शुरू किया, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि हमने धीरे धीरे अलग जो फॉसिल फ्यूल्स थे उनकी भी रिफाइनरीज से अलग अलग फ्यूल्स को डिराइव करना शुरू कर दिया. तो हमने फ्यूल्स में भी टेक्निक्स की वजह से नए नए फ्यूल्स को ऐड ऑन होते हुए देखा है. उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल जो हमने काफ़ी बार सुना है और पढ़ा है और बहुत क्लीनर फ्यूल उसको हम बोलते हैं, दैट इज CNG एंड LPG. अब बर्निंग ऑफ कैंडल तो सभी को पता है. बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो होता है कि जब कैंडल बर्न होती है तो हमें क्या होता है, एक फ्लेम प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है. एंड जब कोल को बर्न करते हैं तो कोई भी जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस नहीं होती है. देखिए, कैंडल जब बर्न होती है तो हमें फ्लेम प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है. एंड जब कोल को हम बर्न करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है. एंड तो इससे हमें पता चलता है कि फ्यूल्स अलग अलग तरीके के हैं. कुछ जो होते हैं वो फ्यूल्स प्रोड्यूस होने के टाइम पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते, उनमें से फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है. तो अब हम जानते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक किस तरीके का चेंज है, किस तरीके का प्रोसेस है. देखिए, जो इसको एक केमिकल प्रोसेस हम बोलते हैं. बिकॉज केमिकल प्रोसेस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो हीट निकल रही है. आपने कभी कैंडल के आसपास जो कैंडल की फ्लेम होती है उसको आप टच करके देखेंगे अगर उसके पास जाके, तो आपको हीट जो होगी वो फील होगी अपने हाथों में. जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं उनमें. इसी तरीके से जब हमें ठंड लग रही होती है तो कई लोग क्या होते हैं, हीटर्स यूज़ करते हैं, वुड फायर में अपने हाथों को सेकते हैं ताकि उनके जो बॉडी है, जो हैंड्स हैं वो वार्म हो जाए, हीट फील. तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि हमें जब किसी तरीके का फ्यूल को बर्न किया जा रहा है तो हमें हीट प्रोड्यूस होती हुई भी फील होगी अगर हम उसके पास जाएंगे. तो इसी तरीके से जो फ्लेम होती है उसके आसपास भी आपको हीट जो होती है वो फील हो जाती है. इसीलिए इसको केमिकल प्रोसेस बोला जा रहा है. एक तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हमें फ्लेम दिखाई दे रही है अलग तरीके की, अलग कलर की. तो इसीलिए हम जानते हैं कि कंबशन क्या होता है. ओके, नाउ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. ये एक्टिविटी हमने क्लास 7th में भी पढ़ी हुई है. मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस फॉर्म होता है एंड उससे हीट एंड लाइट निकलती है. दिस इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस. बिकॉज जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है तो एक तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है एंड हीट प्रोड्यूस हो रही है. मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है
फ्लेम निकल रहा है उसमें से प्रोड्यूस होते टाइम पे। एंड द अदर थिंग इज दैट कि जब मैग्नीशियम रिबन जल जाता है तो उसके बाद एशेस फॉर्म हो जाती हैं, तो एक नए तरीके का जो प्रोडक्ट है वो भी फॉर्म हो रहा है आफ्टर द प्रोसेस। दैट्स व्हाई दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस पढ़े थे, तो उसमें से हमें पता चलता है कि जब किसी चीज को बर्न करते हैं या मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो एक नए तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ ऐश। हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस। अब इसी तरीके से अगर हम एक सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म करें, चारकोल का एक पीस लेके उसको अगर हम बर्न करें, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, उससे पता चलेगा कि चारकोल बर्न तो होगा एयर के अंदर और कोल भी बर्न होगा, बट क्या प्रोड्यूस होगा उससे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। एक नई गैस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हीट रिलीज हो रही है इन दोनों को बर्न करने पे भी, और लाइट भी फॉर्म होगी। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेसेस आर कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। और इन चीजों को अगर हम जलाते हैं तो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये होता है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म और टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। वेदर इट इज बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन और वेदर इट इज बर्निंग ऑफ अ कोल, चारकोल, कैंडल का फ्लेम हो चाहे, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। ये जो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंबशन को शो करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी केमिकल प्रोसेसेस हैं। इसमें जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, कोई एक अलग गैस बनाती है। जैसे मैग्नीशियम रिबन फॉर्म अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हमें कौन सी गैस मिल रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम कार्बन कोल या चारकोल को बर्न कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, एक नया गैस प्रोड्यूस। सो इसीलिए इस केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर हम किसी भी चीज को जला रहे हैं और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है, किसी तरीके का फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जो होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। तो और जो प्रोसेस, जो सब्सटेंस है जो इस प्रोसेस के अंदर जाएगी, अंडरगोज द कंबशन, दैट सब्सटेंस इज टू बी कॉल्ड कंबस्टिबल। उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे और उसे हम फ्यूल भी बोलेंगे। हमने ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ये डिस्कस किया था कि हम उसे फ्यूल भी बोलते हैं। और जो फ्यूल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। सॉलिड कोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG इज एग्जाम्पल ऑफ गैस। तो समटाइम्स जो होता है वो लाइट भी निकलती है ड्यूरिंग द कंबशन और फ्लेम भी प्रोड्यूस होते हैं, और कभी कभी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, एक ग्लो हमें दिखाई देता है। जैसे अगर हम बोलें कि एक बल्ब जब ग्लो होता है तो उसमें से लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और वो जो बल्ब का एलिमेंट होगा वो आप उसको ग्लो करते हुए भी देख सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे मैग्नीशियम एंड चारकोल के, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाती हैं। ओके, आप लोगों को सबको पता होगा कि हमें बोला जाता है कि जो फ्यूल होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी होती है उसका फ्यूल होता है फूड। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम जो फूड खाते हैं उसे हम एनर्जी के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। कोई भी काम को करने के लिए जब हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है या काम करना होता है तो वो फ्यूल कौन होता है हमारी बॉडी में, वो होता है फूड, बिकॉज वी गिव ऑफ दी और इसी तरीके से देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ फूड जो होता है वो सिंपल वर्ड्स में हम बताएंगे कि फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस होती है। एक छोटा सा एग्जांपल और है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं आपने देखा होगा आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, उस टाइम पे जो हमने फूड कंज्यूम किया है उसको हम एनर्जी मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो फ्यूल है वो यूज अप होता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और हम स्वेट करते हैं। तो इससे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो हमारी बॉडी है वो फूड को फ्यूल की तरह यूज करती है।
एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी हमें यहाँ बुक में दी हुई है, उसके थ्रू हम जानेंगे कि जो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वुड है। वुड कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्यों? क्योंकि हम इसको जला सकते हैं। पेपर इज ऑल्सो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। आयरन नेल, क्या हम आयरन नेल्स जो लोहे की कीले होते हैं उसे जला सकते हैं? नो, दे आर नॉन कंबस्टिबल। केरोसिन ऑयल, यस, दिस इज हाईली कंबस्टिबल। स्टोन पीस, पत्थर का टुकड़ा, नो, दिस इज नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ घास को भी बोलते हैं, और वो पराली जो होती है जब हम खेतों में से अपनी फसल काट लेते हैं उसके बाद जो स्ट्रॉ बचता है उसको बोलते हैं, तो वो भी कंबस्टिबल होता है। चारकोल इज ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैच स्टिक्स आर ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस। ग्लास इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इस छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू आप जान सकते हैं कि कौन कौन से जो हमारे मटेरियल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होती हैं वो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है। इसी तरीके से हम अब कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंबशन को होने के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस है वो नेसेसरी है। किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कंबशन हो, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, या सब्सटेंस को जलाने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, इसके थ्रू हम जानेंगे। तो एक छोटी सी एक्टिविटी हम फिर से देखते हैं। So it would be easy for us to understand that how and on which conditions combustion takes place. तो अब देखिए इसमें यहाँ पर हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है इसको। सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड ले लेना है, या कोई टेबल के ऊपर हम इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, दिस इज अ ग्लास चिमनी, ये ऊपर से ओपन है, दिस इज नॉट कवर्ड फ्रॉम द टॉप, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। एक कैंडल लेना है, कैंडल को जलाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने जो चिमनी है उसके नीचे ना वुडन ब्लॉक्स को रख दिया है, ताकि नीचे से भी जो एयर है वो अंदर की तरफ जाए। ओके, सो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे, ये ऊपर से भी ओपन है, यहाँ से भी एयर मिल रहा है कैंडल को। तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में कैंडल आराम से जलेगा। इसके बाद हम एक और तरीके से इस एक्टिविटी को करेंगे। देखिए इस बी पार्ट में देखिए वुडन ब्लॉक्स को रिमूव कर देंगे, यहाँ से वुडन ब्लॉक्स रिमूव कर दिए, और ऊपर से एयर है बट वो हमारी जो कैंडल है उसको मिल रही है। ओके, सो अब इसमें देखो यहाँ पर कुछ हमें अलग सा दिख रहा है फ्लेम में। फ्लेम जो है वो थोड़ा सा धुआं इसमें से निकल रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, और फ्लेम जो होगी वो फ्लिकर भी कर रही है हल्का फुल्का। एंड अब हमारी जो थर्ड जो पार्ट है उसमें हमें क्या देखना है कि हमने क्या किया, वुडन ब्लॉक्स तो रिमूव कर ही दिए थे सेकंड वाले में पहले, अब हमें थर्ड पार्ट में उसको ऊपर से भी कवर कर देना है चिमनी को। अब यहाँ ना तो यहाँ से एयर जा रही है और ना ही नीचे से एयर अंदर जा रही है। हमने जो एयर है उसकी सप्लाई को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, बिल्कुल वो चिमनी के अंदर नहीं जा रही है एयर। तो इसमें हम देखो यहाँ पे कैंडल जो है वो कंप्लीटली पुट ऑफ हो गया है। Why this happens? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने एयर को जाने दिया दोनों ऊपर और नीचे से, तो क्या हो रहा है, कैंडल जो है वो आराम से जो है वो क्या कर रही है, फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, आराम से जल रही है। तो कैंडल जो थी वो एंटर करने पे एयर के थी, वो आराम से जो थी वो जल रही थी। बट जो सेकेंड केस है उसमें एयर जो है वो ऊपर से तो एंटर कर रही है बट नीचे से एंटर नहीं कर रही है। तो उस टाइम पे क्या आ रहा है, जो फ्लेम है वो फ्लिकर करने लग गई, झिलमिलाने लग गई, और स्मोक भी प्रोड्यूस होने लगी। ये देखिए यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। एंड जब थर्ड केस में मैंने जो एयर है उसको कंप्लीटली वो कर दिया है, अंदर नहीं जाने दिया है, तो एयर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो जो हमारी कैंडल की जो फ्लेम है वो कंप्लीटली इट गोज ऑफ, वो बुझ जाएगी। तो इस छोटी सी एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, इस छोटी सी एक्टिविटी से हमें पता चला कि अगर कैंडल के बर्न होते टाइम एयर अवेलेबल नहीं है तो क्या है, कैंडल जो है वो नहीं जलेगी। इसका मतलब ये है
कि एयर जो है वो असेंशियल है फॉर बर्निंग, असेंशियल इम्पॉर्टेंट है बर्निंग के लिए एयर। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको हम बोले कि जो सन होता है वो भी तो अपनी हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, कि क्या उसमें कंबशन हो रहा है? नहीं, उसमें कंबशन नहीं हो रहा, उसमें अलग तरीके की जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो होते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में ही पढ़ने को मिलेंगे। तो उसमें कंबशन नहीं होता, अभी के लिए ये जानना जरूरी है। उसके अंदर हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है, बट इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि देखिए, अगर कभी हमने पढ़ा हो या जाना हो कि किस तरीके से जो अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में आग लग जाए या कोई जल जाए, तो सबसे पहले उस आग को बुझाने के लिए या उसको आग को क्या करा जाता है? सबसे पहले उस पर्सन के लिए, उस पर्सन को आग से बचाया जाएगा, या उसको जैसे कहीं जलती हुई आग से उसको निकाला जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस बंदे को या उस इंसान को ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है। ब्लैंकेट से क्यों कवर कर दिया जाता है? मेन क्वेश्चन इज दैट क्यों? क्योंकि अगर हम ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं तो हम फायर को बुझा सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ओके, अभी हमने जो प्रीवियस एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि क्या बोलते हैं, जब हमने एयर जो है उसकी सप्लाई को बंद कर दिया दोनों तरफ से, चिमनी के नीचे भी और ऊपर से भी, तो क्या हुआ? उस टाइम पे कैंडल जो थी वो बिल्कुल, उसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल बुझ गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने एयर की सप्लाई को, अगर मान लीजिए इस इंसान के कपड़ों में अगर फायर लगी हुई है या आग लगी हुई है, तो क्या होगा उस टाइम पे? अगर हम ब्लैंकेट डालेंगे तो एयर की सप्लाई को रोकेंगे। एयर की सप्लाई अगर नहीं मिलेगी फायर को तो वो बुझ जाएगी धीरे धीरे। इससे हमें ये, इस एक्टिविटी से भी हमें यही पता चलता है कि क्या बोलते हैं, जो एयर है वो एक असेंशियल चीज है किसके लिए? फॉर बर्निंग, फॉर कंबशन। अब इसी तरीके से आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, जो अगर हम मैच स्टिक्स यूज करते हैं अपने घर में, क्या वो अपने आप जल जाती है? नो। कैसे जलती हैं वो? जब मैच स्टिक को हम एक जो सरफेस दिया होता है मैच स्टिक के ऊपर साइड में, उसके ऊपर उसको रगड़ते हैं, उस टाइम पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तब वो मैच स्टिक जलती है, वो अपने आप नहीं जलती। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर हमारे पास वुड है, तो अगर हम उसको मैच स्टिक के एकदम पास लेके आएंगे तो क्या वो एकदम से जल जाएगी? नहीं, वो भी नहीं जलेगी अपने आप, उसे भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसी तरीके से अगर पेपर और केरोसिन ऑयल है, तब हमें, अगर मान लीजिए अगर हमें लकड़ी जलानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो पेपर यूज करना पड़ेगा, या तो केरोसिन ऑयल यूज करना पड़ेगा, या तो कुछ और चीज यूज करनी पड़ेगी ताकि जो वुड है उसको हम जला सके, वुड और कोल को। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, या समर टाइम्स में, या बहुत ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट। यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत इस तरीके के जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज से पत्ते झड़ते हैं या घास होती है, उसमें अपने आप आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर अपने आप ही जो इस तरीके की ड्राई लीव्स हैं या ग्रास है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और वो आग जो होती है वो स्टार्ट होती है, और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वुड जो ये फॉरेस्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्यूल का सोर्स बन जाएगा। वहाँ पे लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके की फायर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा बहुत ज्यादा गर्मी होने पे ही होता है। तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चला है कि देखिए मैच स्टिक अपने आप नहीं जल रही है, उसको हमें जलाना पड़ेगा। फ्रिक्शन यूज करके मैच स्टिक को हमें रगड़ना पड़ेगा साइड वाले सरफेस पे। तो इसी तरीके से, और क्या बोलते हैं, वुड जो है
वो अपने आप नहीं, अगर मान लीजिए मैच स्टिक की हेल्प से वुड को नहीं जला सकती, कोयले को नहीं जला सकती, वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई जैसे केरोसिन ऑयल या पेपर वगैरह इस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, ताकि जो हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जला सकें या यूज़ कर सकें, उसमें कंबशन प्रोड्यूस कर सकें। तो इससे हमें पता चलता है कि हर जो सब्सटेंस है, एवरी सब्सटेंस हैज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। तो सारी की सारी जो सब्सटेंस होती हैं उनका एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है, और उस जिस पे वो आग पकड़ लेता है, फायर कैच कर लेता है, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशियन टेम्परेचर। इग्निशियन टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो मैच स्टिक जो है अपने आप आग नहीं पकड़ेगी, और क्या बोलते हैं, क्योंकि उसे हम रब करेंगे ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, तब जाके वो जलेगी। ओके, एंड इसी तरीके से देखिए, जो अलग अलग कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने आप आग नहीं पकड़ते, उनके कुछ ना कुछ टेम्परेचर्स होते हैं, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होते हैं जिस पे वो आग पकड़ते हैं। तो कुकिंग ऑयल एक और एग्जांपल है। क्या कुकिंग ऑयल जो होता है वो फ्राइंग पैन में अगर हमने गैस ऑन नहीं किया, बर्निंग स्टोव ऑन नहीं किया, तो वो क्या ऑयल अपने आप बर्न वो जलने लगेगा, फायर कैच कर लेगा? नहीं करेगा। केरोसिन ऑयल एंड जो वुड होती है वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं जलने लगेंगी, है ना। एंड बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड लिटिल, अगर हम केरोसिन ऑयल को बहुत थोड़ा सा भी जला देंगे ना, गर्म कर देंगे, तो उसमें आग लग जाएगी, इट विल कैच फायर। बट वुड जो है उसको हम अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो कैच नहीं करेगा फायर। अभी मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया इस चीज इसी चैप्टर में। क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशियन टेम्परेचर है वो केरोसिन ऑयल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो वुड है उसको जलने में टाइम लगता है, उसको फायर कैच करने में टाइम लगता है। इसका मतलब उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा है, इग्निशियन टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा है। तभी उसे जलाने के लिए या तो हमें केरोसिन ऑयल यूज करना पड़ेगा, या तो हमें पेपर यूज करना पड़ेगा, कुछ हमें एडिशनल यूज करना पड़ेगा। और हम वुड को या कोल को क्या बोलते हैं, माचिस लगा के या मैच बॉक्स के थ्रू जो होता है वो नहीं जला पाएंगे डायरेक्टली। बट अगर जो केरोसिन ऑयल है या जो हमारा कुकिंग ऑयल यूज होता है उसको हम जरा सा भी हीट करेंगे वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो इग्निशियन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, बहुत जल्दी जल जाते हैं। सो इसी से हमें पता चलता है कि जो केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशियन टेम्परेचर है वो लोअर है। किससे? वुड से, कोल से, प्लास्टिक से। सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि जो इग्निशियन टेम्परेचर है वो क्या होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, इट इज कॉल्ड इट्स इग्निशियन टेम्परेचर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्यों? जो चीज जितना जल्दी जल जाएगी ना, कैच कर लेगी फायर को, उसका इग्निशियन टेम्परेचर उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा उसका इग्निशियन टेम्परेचर होगा वो उतना ज्यादा टाइम लगाएगी जलने में। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इग्निशियन टेम्परेचर लो और हाई किन चीजों का होता है। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा मैच स्टिक जो है, हमने मैच स्टिक के बारे में बहुत बार मतलब डिस्कस किया। तो मैच स्टिक जो होती है उसको कैसे इन्वेंट किया गया, या कैसे उसको, कितनी पुरानी उसकी हिस्ट्री है, हम थोड़ा सा यहाँ से जानते हैं। तो जो मैच स्टिक की हिस्ट्री है वो काफी जो है वो पुरानी है। उसमें सबसे पहले हम देखते 5000 ईयर्स अगो जो छोटे छोटे पाइन वुड के जो पाइन वुड होती थी उसको डिप करते थे सल्फर के अंदर, और उसको मैचेस की तरह यूज करते थे, माचिस की तीलियों की तरह यूज करते थे एंशियंट इजिप्ट और चाइना वगैरह में। बट जो मॉडर्न सेफ्टी मैच है उसको डेवलप करने में हमें 200 साल, मतलब अभी कुछ 200 साल पहले हमने जो है उसको डेवलप किया है। तो वो 200 साल पहले उसको डेवलप करने में जो कुछ साइंटिस्ट जो हैं, मैं उनके नाम आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो फर्स्ट मैचस्टिक, सेफ्टी मैचस्टिक जो था वो किसी और ने डेवलप किया था, बट फर्स्ट मैचस्टिक जो डेवलप किया था वो किया था जॉन वॉकर ने 1826 में। किसने किया था? जॉन वॉकर ने।
जॉन वॉकर। जॉन वॉकर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था मैचस्टिक। बट जो सेफ्टी सेफ्टी मैचस्टिक थी वो सबसे पहले डिस्कवर की थी एक और दूसरे साइंटिस्ट ने। जो फर्स्ट मैचस्टिक थी जॉन वॉकर ने की थी डिस्कवर, वो 1826 में हुई थी। बट उसके काफी तो ये जर्नी बहुत लंबी रही मैचस्टिक का जो तो सेफ्टी मैचस्टिक में कन्वर्ट होने में। और उसको जो एक अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, उनका नाम था गस्टाफ एरिक पास्ट, एंड ये 1844 में हुआ था। तो ये हमने जान लिया कि किस तरीके से जो मैचस्टिक थी मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक थी उसको किस तरीके से डेवलप किया गया था। बट हम मैचस्टिक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ फिर से कि तो मैचस्टिक होती क्या थी, क्या होता है, उसके अंदर कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन से केमिकल को यूज किया जाता है। तो जो मैचस्टिक होती थी उसके ऊपर आपने माचिस की तिल्ली को देखा होगा, ऐसे इस तरीके से होती है, उसके ऊपर इस तरीके से हेड सा लगा होता है, वो आजकल की मॉडर्न मैचस्टिक है। बट इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले जो ये वाला मिक्सचर होता था उसमें जब पहली जो मैचस्टिक्स थी उसको किस तरीके क्या क्या केमिकल्स यूज करके बनाया जाता था, वो होता था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस जो थी और कुछ ग्लू या शुगर यूज किया जाता था या स्टार्च यूज किया जाता था, शुगर भी यूज किया जाता था इसको बनाने में। और सूटेबल वुड जैसे पाइन वुड वगैरह थी उसको यूज करके ये इस नीचे का पार्ट होता था, ये जो था पाइन वुड वगैरह की जो लकड़ी होती है उसको यूज करके बनाया जाता था बिकॉज ये काफी हल्की होती थी। तो जब इस मैच स्टिक को जब इस तरीके से जो वो मैच स्टिक होती है उसके साइड में एक ऐसे सरफेस होता है, ऐसे ऐसे करके उसमें लगा होता है मटेरियल। तो यहाँ पर वो मटेरियल लगाया होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस और ग्लू एंड स्टार्च यूज करके बनाया जाता था। तो जब इस मैच स्टिक को इस वाले एरिया पे रब किया जाता था तो मैच स्टिक जो थी वो फायर कैच कर लेती थी। बट जो क्या बोलते हैं वाइट फॉस्फोरस होता था वो बहुत ज़्यादा क्या था, पॉइजनस एक तरीके से था, वो डेंजरस था। जो मैच स्टिक बनाते थे उन वर्कर्स के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज जो होती थी उनके लिए भी और यूजर्स के लिए भी। बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे शुगर या स्टार्च यूज किया जाता था तो ये थोड़ा सा स्वीट टेस्ट करता था, इसलिए अगर इसको बच्चे अगर मुंह में डाल लेते थे या इसको खा लेते थे तो उससे उनको जो बर्थ डिफेक्ट्स थे या स्किन इरिटेशन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती थी। या जो इन मैच स्टिक्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, इनको बनाते थे, उनको भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हेल्थ प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो इसी तरीके से जो हेड ऑफ द जो सेफ्टी मैचेस थे उनको एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट के साथ जो था वो रेड फॉस्फोरस यूज करके बनाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये कम डेंजरस थी इन कंपैरिजन टू वाइट फॉस्फोरस बिकॉज इट वाज पॉइजनस और डेंजरस भी थी ये। तो वाइट फॉस्फोरस की जगह रेड फॉस्फोरस यूज किया जाने लगा जो जो कि कम डेंजरस थी। तो अब जो नई मैच स्टिक बनाई सेफ्टी मैच स्टिक उसको फिर हम रब करते थे सरफेस के अगेंस्ट, तो रेड जो फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है रब करने पे और वो इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ मैच स्टिक के जो हेड है उसमें जो लगा होता है। तो और हीट इग्नाइट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और इस तरीके से जो कंबशन है वो स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है समझ आया होगा। ओके, नाउ कम टू दिस एक्टिविटी। इसमें देखिए, इसमें हमने ना हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर कप्स यूज करके भी आप वाटर को हीट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो कैंडल्स ली और जो पेपर्स थे उनको ऐसे फोल्ड करके हमने कोन के शेप्स में कप के शेप में बना लिया।
अब हमने एक जो कप है उसके अंदर क्या बोलते हैं वाटर डाल दिया, और एक जो कप है उसके अंदर वाटर नहीं डाला। इसके अंदर वाटर है, इट हैज वाटर, इट डज नॉट हैव एनी वाटर। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पेपर है जिसके अंदर पानी नहीं है वो तो फटाफट जलना शुरू हो जाएगा। बट ये जो ये वाला हमारा फर्स्ट वन है, ये जो कप है, ये जो पेपर कप है, ये इतनी जल्दी जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी है। अब जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा, बट वो जो पेपर कप है वो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अगर हम आ, इस वाले जो ये जो फर्स्ट वाला है इस पेपर कप को हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, पेपर कप के अंदर जो वाटर है वो हीट होगा, पेपर नहीं हीट हो रहा। बिकॉज जो हीट है वो पेपर कप से जो ट्रांसफर हो रही है वो पानी को हो रही है। और जो ट्रांसफर ऑफ हीट वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस पे भी पढ़ा है। तो ये एक हीट ट्रांसफर का मेथड होता है कंडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये जो हीट मिल रही है पेपर को, ये हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन के थ्रू पानी को, और इससे जो है पानी है वो हीट हो रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, बिकॉज पानी की वजह से पेपर का इग्निशन जो टेम्परेचर है वो नहीं रीच हो पा रहा है, इसलिए वो नहीं जलेगा। तो इसी तरीके से द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जैसे कि पेपर, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इस तरीके की जो सब्सटेंसेस होती हैं वो बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर इनका होता है, ये बहुत जल्दी जल जाती है, इजीली कैच कर लेती है फायर को, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, सो this is the end of this part of the chapter. We will continue the rest of the chapter in the next video. Thank you so much.